हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था भारत पर अरब आक्रमण, जिसमें अपने बात की भी हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद भारत पर अरब आक्रमण का सिलसिला शुरू होता है। 632 ईस्वी के बाद भारत पर अरब आक्रमण का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद 636 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण हुआ। उसमें जो अबीदुल्ला ने कुछ दूरी तक सफलता प्राप्त की, यानी कि सिंध तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा। उसके बाद अगर अपने बात करें भी मुख्य आक्रमण की या भारत की मुख्य धरती पर प्रथम बार अरब आक्रमण कब सफल रहा, तो आज अपने उस टॉपिक से संबंधित टॉपिक करेंगे भी भारत पर प्रथम बार अरब आक्रमण कब और कहाँ सफल रहा था। तो इसमें अपने टॉपिक आएगा दाहिर सेन। किसके बारे में करेंगे? दाहिर सेन के बारे में। सिंध का शासक था। ये कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था। 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह देवल, कौन सा था? देवल सिंध का स्थानीय बंदरगाह था। यहाँ पर एक अरबी जहाज को लूट लिया गया था। देखो क्या घटना होती है। 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह देवल में एक अरबी जहाज को लूट लिया गया था। और उस समय अगर अपने बात करें तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर सेन था। कौन था? दाहिर सेन उस समय सिंध का शासक था। और दाहिर सेन के साम्राज्य विस्तार की बात करें, राज्य विस्तार की बात करें, तो उत्तर में कश्मीर, पूर्व में कन्नौज और पश्चिम में बलूचिस्तान तक इसका राज्य विस्तार था। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में कश्मीर, पूर्व में कन्नौज और पश्चिम में बलूचिस्तान तक इसका राज्य विस्तार था। अगर बात की जाए भी इसके बाद अरबों ने दाहिर सेन पर आक्रमण क्यों किया, तो इसके पीछे कारण था भी जब देवल बंदरगाह पर अरबी जहाज को लूट लिया गया तो इसका स्पष्टीकरण किससे मांगा गया? इसका स्पष्टीकरण मांगा गया दाहिर सेन से। लेकिन दाहिर सेन ने इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। यानी कि जब इस देवल बंदरगाह पर अरबी जहाज को लूटा गया तो इस अरबी जहाज को लूटने का स्पष्टीकरण दाहिर सेन से मांगा गया, लेकिन दाहिर सेन ने इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी बात से रुष्ट होकर जो अरब थे, अरबों का आक्रमण किस साइड हुआ? अरब सिंध पर क्या हुआ? अरबों का आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इराक के गवर्नर हज्जाज ने खलीफा वलीद से अनुमति प्राप्त करके सिंध पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी। देखो इराक का गवर्नर था हज्जाज। कौन था? हज्जाज। कहाँ का? इराक का गवर्नर हज्जाज। और उस समय खलीफा कौन था? वलीद था। कौन था? खलीफा वलीद। हज्जाज ने खलीफा वलीद से अनुमति लेकर किस ओर सेना भेज दी थी? सिंध की ओर सेना भेजी थी। किसके द्वारा भेजी गई? तो हज्जाज के द्वारा सिंध पर सेना भेजी गई। देखो अनुमति किससे प्राप्त की? उस समय खलीफा कौन था? वलीद था। अनुमति क्यों प्राप्त की? क्योंकि जो खलीफा होता था वह मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख होने के साथ साथ राजनीतिक प्रमुख भी होता था। इसीलिए जो खलीफा था, खलीफा से अनुमति आवश्यक समझी जाती थी। देखो प्रारंभिक 2 अभियान होते हैं, लेकिन उन दोनों ही अभियानों में जो अरब लोग थे, अरबों को असफलता का सामना करना पड़ा। सिंध की तरफ इनके 2 अभियान होते हैं शुरुआत में। किसके नेतृत्व में होता है? तो अब्दुल्ला और बुंदेल के। अब्दुल्ला व बुंदेल, इन दोनों के नेतृत्व में सिंध की तरफ 2 अभियान होते हैं। और इन दोनों ही अभियान में जो अरब लोग थे उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ता है। यानी कि अभियान क्या रहे? असफल रहे थे और दोनों की ही मृत्यु हो गई। यानी कि अब्दुल्ला और बुंदेल दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हज्जाज ने अपने चचेरे भाई व दामाद, देखो हज्जाज ने क्या किया? पहले 2 अभियान किसके नेतृत्व में भेजे? अब्दुल्ला और बुंदेल के नेतृत्व में। ये दोनों अभियान ही क्या रहे? असफल रहे और अब्दुल्ला और बुंदेल दोनों मारे गए। लेकिन अब की बार हज्जाज ने क्या किया? अब की बार हज्जाज ने अपने चचेरे भाई व दामाद किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने
किसकी ओर अभियान किया? सिंध की ओर अभियान किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पहुंचा और देवल नगर को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन देवल नगर में जो एक पत्थरों की दीवार थी, एक सुदृढ़ दीवार थी, वह उससे घिरा हुआ था देवल नगर, और 120 फुट ऊंचा एक विशाल मंदिर भी सामने आ गया था। देखो क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से नगर को घेरा? तो देवल नगर को चारों ओर से घेर लिया। देवल नगर की एक बात की जाए तो देवल नगर चारों ओर से बड़े बड़े पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ था, और उनके सामने एक विशाल मंदिर भी आ गया, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 120 फीट ऊंचा मंदिर था। मंदिर का एक देशद्रोही पुरोहित अरबों से जा मिला और उसने सूचना दी कि जब तक ताबीज़ बंधा है वह लाल झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा, तब तक नगर को जीता नहीं जा सकता। देखो बच्चों, जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जब देवल पर होता है तो देवल की तरफ से आम जनता भी लड़ने के लिए आई हुई थी, और जो सैनिक थे दाहिर सेन के वो भी युद्ध में शामिल हुए थे। और उन सभी की आस्था किससे जुड़ी हुई थी? जो देवल में मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर पे जो झंडा लगा हुआ था, उस झंडे पे क्या था? ताबीज़ बंधा हुआ था। इस ताबीज़ से उन लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, और वे लगातार जो अरबी सेना थी उसको पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन इस मंदिर का एक देशद्रोही जो ब्राह्मण था वह किससे जा मिला? अरबों से जा मिला, और उसने कासिम को बताया कि जब तक मंदिर के झंडे पे ये ताबीज़ बंधा हुआ है तब तक देवल को जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों की, इन सैनिकों की जो आस्थाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई है? इस ताबीज़ से जुड़ी हुई है। ये बात सुनते ही मोहम्मद बिन कासिम ने मजनिक से, किससे? मजनिक से इस ताबीज़ और इस झंडे को नीचे गिरा दिया। मतलब अब जो लोगों की आस्था ताबीज़ से जुड़ी हुई थी वह आस्था टूटने की ओर अग्रसर हो चुकी थी। ध्वज गिरने से नगर की रक्षा करने वाले सैनिक हतोत्साहित तथा अरब सेना उत्साहित हुई। देखो हुआ क्या, जब ये ध्वज और ये ताबीज़ नीचे गिर गया मजनिक से, मोहम्मद बिन कासिम ने इसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो अरबी सेना थी वह तो उत्साहित हुई, यानी कि उनमें तो उत्साह जाग उठा एक तरीके से, लेकिन जो सिंध की सेना थी वह हतोत्साहित हुई, वह निराश हुई, क्योंकि उनकी आस्था किससे जुड़ी हुई थी? इस ताबीज़ और इस झंडे से जुड़ी हुई थी। तभी युद्ध में जो सिंध की सेना थी वह पराजित हुई, और जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने 17 वर्ष से अधिक आयु के 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। स्त्री पुरुष जो 17 वर्ष से कम आयु के, अपने कह सकते हैं जो बच्चे थे, स्त्रियां थी, उन्हें इसके द्वारा क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। यानी कि जब झंडा गिर जाता है उस पर जो ताबीज़ बंधा हुआ था वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद सिंध की सेना जो थी वह निराश हुई। निराश सेना पर जब आक्रमण किया गया तो वह पराजित हो जाते हैं। सिंध की सेना पराजित हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। वह छोटे बालक व स्त्रियों को कैद कर लिया। मंदिर की लूट में काफ़ी सामान भी उसके हाथ लगा, जिसका 5वां हिस्सा हज्जाज के पास भेज दिया गया, और शेष जो हिस्सा था उसे क्या किया गया? आपस में सेना ने बांट लिया। तो देखो हुआ क्या, जब इस मंदिर पर किसका अधिकार हो गया? देवल पर किसका अधिकार हो गया? कासिम का अधिकार हो गया। तो कासिम को इस मंदिर से धन संपदा जितनी भी हाथ लगी, उस धन संपदा का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 जो भाग था वह हज्जाज के पास पहुंचा दिया गया, और बाकी जो हिस्सा था 80% जो हिस्सा बच गया इनके पास, वह हिस्सा कासिम ने सेना में बंटवा दिया था। इसके बाद उसने आगे बढ़कर नीरुल, सहवान और सिसम पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंत में मुख्य युद्ध होता है 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध। कब हुआ? 20 जून 712 ईस्वी को। 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध हुआ।
कौन सा युद्ध हुआ? रावर का युद्ध हुआ। ये युद्ध क्या था? निर्णायक युद्ध था। क्या था? निर्णायक युद्ध था। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। कब हुआ? 20 जून 712 ईस्वी को। यह युद्ध भारतीय और अरबी सेनाओं के बीच भयंकर रूप से हुआ। दाहिर शत्रुओं को काटता हुआ अपने साथियों सहित अरब सेना के मध्य भाग तक पहुंच गया। हाथी पर सवार दाहिर अपनी सेना के साथ डटकर युद्ध कर रहा था कि अनायास ही एक तीर उसके शरीर में आ घुसा और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। देखो बच्चों, जो 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में अरबी और जो भारतीय सेना थी उनमें भयंकर लड़ाई हुई। इस युद्ध के अंतर्गत दाहिर सेन अरबी सेना को चीरता हुआ अरबी सेना के मध्य भाग तक पहुंच गया, लेकिन वह किस पर सवार था? हाथी पर सवार था, इसीलिए इसे निशाना बनाना भी आसान था। एकाएक एक तीर आकर किसके लगा? दाहिर सेन के लगता है। दाहिर सेन नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और 712 ईस्वी में सिंध पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया था। तो बच्चों, इस प्रकार जो हमारा टॉपिक है दाहिर सेन वाला, यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।